हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में। ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ में एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का कितना डिडक्शन होता है, ये भी हम बात करेंगे। ईपीएफ के अंदर एक एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। यार वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो हमारी वीडियो पर लाइक ठोकना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? भविष्य निधि। यानी कि जो आज पैसा हम जमा कर रहे हैं, भविष्य में उस पैसे को निकालेंगे और यूज करेंगे, यही है भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड के जो टाइप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, अपनी इच्छा से जो हम फंड कटवाते हैं उसको बोलते हैं वीपीएफ। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो फंड होता है वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक ये भी फंड है, पीएफ का ही पार्ट है। बेसिकली पीएफ के ये 4 टाइप बोल सकते हैं आप, ईपीएफ, वीपीएफ, जीपीएफ एंड पीपीएफ। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ईपीएफ की। वीपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ के लिए मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे ईपीएफ की। एक कर्मचारी जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, एक कर्मचारी जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका भाई जो पीएफ कटता है ना, उस पीएफ को बोला जाता है ईपीएफ। एक कर्मचारी जो किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी उसका कुछ पैसा काटती है, कितना काटती है ये हम देखेंगे, और जो पैसा काटा जाता है उसी को बोला जाता है ईपीएफ। मतलब कि कर्मचारी का इतना पैसा पीएफ फंड में जमा हो गया, उसको बोला जाता है ईपीएफ। ईपीएफ स्कीम। ईपीएफ स्कीम जो है ना, ये एक सरकारी योजना है, बेसिकली सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, इसे कौन चलाता है? ईपीएफओ। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं, जो अभी करंट में है वो है श्री भूपेंद्र यादव। अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी है, अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी है, तो उस कंपनी को ईपीएफओ में रजिस्टर कराना होता है, और उस कंपनी को जो एम्प्लॉइज है, उसके जो एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉइज का ईपीएफ या पीएफ काटना पड़ता है, पीएफ का डिडक्शन करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये भूपेंद्र यादव जी है, जो अभी करंट में जो है श्रम मंत्री है। तो आइए बात करते हैं अब आगे, ईपीएफ स्कीम में कितना डिडक्शन होता है। डिडक्शन की बात करेंगे। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है, रामू, रामू को ही ले लेते हैं भाई। रामू हमारा दोस्त नहीं है, पता नहीं किसी कंपनी में काम करता है रामू। रामू की सैलरी है 14,000 रुपए। ये 14,000 में जो है ना, बेसिक और डीए इंक्लूड है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, बेसिक और डीए इंक्लूड रहेगा। रामू की सैलरी में बेसिक और डीए इंक्लूड है 14,000 रुपए। अब ईपीएफ स्कीम के अकॉर्डिंग इसका डिडक्शन किस तरह से होगा, ये समझते हैं। रामू की सैलरी से 12% ईपीएफ डिडक्ट होता है। रामू की सैलरी से 12% ईपीएफ डिडक्ट होता है, यानी कि 14,000 का 12% कितना हुआ? 1680 रुपए। 1680 रुपए रामू का डिडक्ट हुआ ईपीएफ के अंदर। ठीक है। अब ये तो था रामू का कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन। कर्मचारी के कितने पैसे जमा होंगे? 1680 रुपए। अगर सैलरी कितनी है? 14,000 रुपए। अब इतना ही पैसा, जितना ये पैसा है 12%, सेम पैसा जो है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में भी जाता है। यानी कि एम्प्लॉयर जो, यानी कि आपकी कंपनी है, वो कंपनी भी कुछ पैसा आपके पीएफ अकाउंट में डालती है। कितना डालती है इसको देखते हैं। देखिए, वो होता तो 12% है, लेकिन एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है? 13% डिडक्ट करना पड़ता है। डिडक्ट नहीं, एम्प्लॉयर को 13% कंपनी में ईपीएफओ में डालना पड़ता है। कितना? देखो, 13% में 12% तो आपका ईपीएस और ईपीएफ में डालेगी कंपनी, और जो 0.5% है ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है ईडीएलआई, जिसमें 0.5% डलता है। और यही एम्प्लॉयर 0.5% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देते हैं, यानी कि ईपीएफओ को देते हैं। ईपीएफओ आपका जो पीएफ का अकाउंट हैंडल कर रही है, उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, उसका जो पैसा देते हैं वो है 0.5%। क्लियर है? तो यहां देखो,
एम्प्लॉयर ने कितना दिया, ईपीएस प्लस ईपीएफ 12% दिया। 12% को दो पार्ट में तोड़ना है, 3.67%। 3.67% कितना जाता है, ईपीएफ के अकाउंट में जाता है। 12% का 3.6% ईपीएफ के अकाउंट में जाता है, और इस 12% का 8.33% किसमें जाता है, आपके पेंशन अकाउंट में, ईपीएस अकाउंट यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अकाउंट। इस अकाउंट में 8.33% जाता है। तो 14,000 का, 14,000 की किससे, 14,000 सैलरी है रामू की, तो 14,000 का 3.67% यानी कि 514 रुपए ईपीएफ के अकाउंट में गए, और 1166 8.33% ये किसमें गए, ईपीएस अकाउंट में, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अकाउंट में। दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल होगा 1680 रुपए। दैट मीन्स ये जो 1680 रुपए जो आपके लिए आपका डिडक्शन था, सेम डिडक्शन आपकी कंपनी भी पीएफ अकाउंट में डालती है, जिसमें से 8.33% आपके पेंशन अकाउंट में जाता है और 3.67% आपके ईपीएफ अकाउंट में जाता है। क्लियर है यहां तक। अब ये जो ईपीएस अकाउंट है, इस ईपीएस अकाउंट की एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ये है 1250 रुपए। 1250 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो 8.33% क्या होगा ना, ज्यादा हो जाएगा, ये 1250 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी लिमिट है ईपीएस अकाउंट की 1250। इसके अंदर मैक्सिमम 1250 रुपए ही डाले जा सकते हैं। अगर किसी की सैलरी, इसका मतलब उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की सैलरी 20,000 है, लेट अस से श्यामू की सैलरी 20,000 है, तो श्यामू की सैलरी जो 20,000 है उसके ऊपर जो 8.33% लगेगा वो 1250 से ज्यादा होगा, लेकिन ईपीएस अकाउंट में 1250 ही जाएंगे। क्लियर है सॉरी। तो ईपीएस अकाउंट में सिर्फ 1250 से ज्यादा नहीं डाले जा सकते। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपए होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये थी कहानी ईपीएफ स्कीम में किस तरह से डिडक्शन होता है। ईडीएलआई की बात करते हैं, 0.5% 70 रुपए काटे जाते हैं। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है एक तरह से, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये मैं बता चुका हूं। क्लियर है। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट 1, रिटायरमेंट के बाद पेंशन। रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो आपका 8.33% एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जाता है, ये जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अकाउंट में गया है ना 8.33%, ये जब आप रिटायर होंगे उस समय आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये किस तरह से दिया जाता है, पेंशन के रूप में। ये वही पैसा, ये आपका ही पैसा है जो किसमें दिया जाता है, पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो आपका ईपीएस अकाउंट में जा रहा था ना पैसा, ये वही पैसा है, ध्यान रखना। ये है पहला बेनिफिट, रिटायरमेंट के बाद पेंशन। फ्री इंश्योरेंस सुविधा, ये जो ईडीएलआई थी मैंने अभी बताया था, ईडीएलआई कितना था, 0.5%। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक स्कीम इंश्योरेंस, सॉरी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग किसी बंदे ने मान लो ईपीएफ में जैसे एनरोल हुआ, कोई भी बंदा, कोई भी कर्मचारी ईपीएफ में एनरोल हुआ, तो जिस दिन से वो एनरोल होता है उसी दिन से वो उसका इंश्योरेंस हो जाता है पीएफ के अंदर, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका इंश्योरेंस हो जाता है। अगर जॉब के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो ईपीएफ है उसे 7 लाख रुपए किसको देगा, उसके नॉमिनीज को दे देगा। 7 लाख रुपए तक का बीमा होता है, और ये जो पैसा है किसको दिया जाता है, नॉमिनीज को दिया जाता है। यानी कि इसमें जो ईडीएलआई वाला जो पैसा कट रहा है ना 0.5%, वो आपका एक इंश्योरेंस का एक तरह से मान सकते हैं इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो फ्री इंश्योरेंस सुविधा, इसमें इंश्योरेंस भी होता है। बेनिफिट 3, टैक्स में मिलती है छूट। भाई आपको जब आप पीएफ में पैसा जोड़ते हो तो आपको क्या ना 80C जो है उसके अंदर जो है टैक्स में छूट मिल जाती है। 80C जो रहता है उसके अंदर टैक्स में छूट मिलती है अगर आप पीएफ में पैसा जोड़ते हो। निष्क्रिय खाते पर ब्याज, निष्क्रिय खाते यानी कि ये वो खाते जो एक्टिव नहीं है लेकिन खाते हैं, पीएफ के अंदर खाते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, यानी कि उनके अंदर कोई भी पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो 2016 में एक कानून आया जिसमें ये बोला गया कि भाई
जो 3 साल से ज्यादा जो निष्क्रिय खाते थे उनके अंदर कोई पैसा नहीं डाला जाएगा, ये पहले था। लेकिन 2016 में जो कानून आया उसमें ये चेंजेस करे गए कि कोई भी निष्क्रिय खाता है जिसके अंदर कोई भी अमाउंट नहीं डाला जा रहा है, लेकिन उसको भी ब्याज देना है। क्लियर है? तो 2016 में ये चेंजेस किए गए। तो इसका मतलब जो खाते निष्क्रिय हैं, जो किसी भी एम्प्लॉय का जो पीएफ अकाउंट है अगर वो एक्टिव नहीं है तो भी उस एम्प्लॉय को जो है ब्याज मिलता है। ठीक है। बेनिफिट 5, जरूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हैं रकम। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं रकम। पीएफ से जब पैसा निकालते हैं तो दो तरह से निकलता है, रिफंडेबल लोन और नॉन रिफंडेबल लोन। रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल ऐसा है कि भाई आपको 1 लाख की जरूरत है, आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया, अपने एम्प्लॉयर को बोला, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए और वहां से जो है 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब वो 1 लाख रुपए आप किस्त में बांध लोगे कि भाई मैं ऐसा इसको 1 साल में दूंगा तो महीने की किस्त बन जाएगी, तो वो होता है रिफंडेबल लोन। रिफंडेबल लोन की तरह से हम पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वो पैसा देना है, आपको वो पैसा देना है। ऐसे ही होता है नॉन रिफंडेबल लोन। नॉन रिफंडेबल लोन की कंडीशन है कि आपकी जो जॉब है कंपनी के अंदर 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और नॉन रिफंडेबल लोन के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई करवानी है हायर एजुकेशन के लिए, है ना, आपके बच्चों की शादी है तो आपको नॉन रिफंडेबल लोन मिल सकता है। या फिर आप मान लो अपना घर बनवा रहे हो, घर ले रहे हो, तो आपको नॉन रिफंडेबल लोन मिलता है। नॉन रिफंडेबल लोन के लिए जो है ना आपको कई बार डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं कंपनी के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पीएफ 5 साल में जमा था आप उसमें से 90% पैसा निकाल सकते हो। ये है नॉन रिफंडेबल लोन। लेकिन रिफंडेबल लोन जो है ना 5 साल से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको जमा करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट्स में। ये एक तरह से जैसे वो हो गया पर्सनल लोन, आप बैंक से लेते हो और फिर आप महीने में हर महीने बैंक को पैसा देते हो। बिल्कुल ऐसा ही रिफंडेबल लोन में होता है। आपने कंपनी से बोला मुझे 1 लाख रुपए दे दो, जरूरत है ना, तो वो 1 लाख रुपए आपको इंस्टॉलमेंट में देने हैं। या तो 12 महीने की किस्त बन जाएंगी या 2 साल की किस्त बन जाएंगे ना, 24 महीने की किस्त बन जाएंगी। तो इस तरह से जो किस्त बनेगी उस किस्त के अकॉर्डिंग आप जो रिफंडेबल लोन था उसका पैसा चुकाते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इस केस में जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, जो आपने पैसा लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ये बहुत कम होता है। मतलब नॉर्मल जो पर्सनल लोन होता है उससे कम रहेगा। तो इसलिए इसमें ये बेनिफिट है नॉन रिफंडेबल लोन में। बुलेट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना भाई। 2021 में जो बजट आया था, 2021 में जो बजट आया था उस बजट में ये ऐलान किया गया कि आपको जो 2.5 लाख रुपए तक का के निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा। 2021 में ये ऐलान किया गया बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, कि भाई जो आप पीएफ में पैसा डालते हो, पीएफ में आप पैसा डालते हो ना, आपका डिडक्शन होता है 12%, फिर एम्प्लॉयर कुछ डालता है, तो आपका डिडक्शन और एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला अगर वो कुल मिलाकर के 2.5 लाख तक होता है तो जो ब्याज मिलेगा ना 2.5 लाख पर, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो पैसा 2.5 लाख से बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसके ऊपर आपका क्या लगेगा, टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। समझ लेते हैं इसको भाई। मान लो आपका डिडक्शन और एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला वो टोटल मिलाकर के 3 लाख हो जाता है 1 साल में। कितना हो जाता है मेरे भाई? 3 लाख। तो 2.5 लाख तक के ऊपर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो 50,000, यानी कि ये 3 लाख हो गया, इसमें से 2.5 लाख माइनस कर दो तो कितना आ गया? 50,000। अब 50,000 पर जो ब्याज मिलेगा हर साल जो है ईपीएफ को जो है ब्याज भी तो देता है, 8% 9% ये जो रेट होता है वेरी करता है। तो ईपीएफ को जो ब्याज देता है इस 2021 के बजट में ये बोला गया कि इस ब्याज पर टैक्स लगेगा अगर आपकी जो सेविंग है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है। तो जैसे इस केस में 50,000 ज्यादा थे, इस केस में 50,000 ज्यादा है, तो इस 50,000 पर जो ब्याज मिलेगा ना उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत सारे छात्र लोग होते हैं, ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। वो लोग कैसे हैं देखो, जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड वाइफ है भाई, इसकी सैलरी मान लो 80,000 है,
है ना, इसकी सैलरी 80,000 है, इसकी भी सैलरी 80,000 है ना, दोनों की सैलरी 80,000 है। तो भाई हस्बैंड बोलेगा ऐसा है, मैं अपना सारा का सारा पैसा जो है वीपीएफ में डाल देता हूँ, मैं अपना सारा का सारा पैसा वीपीएफ में डाल देता हूँ, तुम्हारे सारे पैसे से हम घर का खर्चा चलाएंगे। तो ये जो 80,000 रुपए है, ये 80,000 रुपए लोग क्या करते थे, वीपीएफ में डाल दिया करते थे। किसमें डाल दिया करते थे, वीपीएफ में, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। ये भी पीएफ के अंदर ही होता है वीपीएफ। तो 80,000 रुपए जब उसमें डाल दिया करते थे, क्योंकि सबको पता था इसके ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब लगाओ महीने के 80,000 रुपए अगर वीपीएफ में जा रहे हैं तो 12×96 यानी कि 9,60,000 रुपए, 9,60,000 रुपए पर कोई भी मतलब टैक्स नहीं देना था और ऊपर से ब्याज मिलता था। 8% इसके ऊपर ब्याज लगा लो, लगभग जो है 10% अगर लगा लोगे, 10% लगाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 96,000 रुपए। मैं 10% मान करके चल रहा हूँ, तो 96,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो लोग है ना ज्यादा दिमाग लगा लेते थे, क्योंकि लोगों को ब्याज के पैसे से उनका पैसा बढ़ता चला जाता था। तो सरकार ने 2021 में ये बोला कि भाई ऐसा है, अब की बार अगर किसी का पैसा 2.5 लाख से ज्यादा हुआ, ये 2.5 लाख किस केस में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को मिला करके, अगर 2.5 लाख से ज्यादा सेविंग हुई तो 2.5 लाख से ऊपर जो भी पैसा होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। यानी कि जैसे इसमें 50,000 ज्यादा आता है तो 50,000 का जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। क्लियर है यहां तक। अब इसको देखो यहां पर आगे भी समझ लेते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट है, तो उसमें आप और आपकी कंपनी जो योगदान करते हैं दोनों को मिलाकर इसमें 2.5 लाख रुपए सालाना योगदान होता है, या इससे कम होता है, तो इस पर मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। यही मैंने बताया, 2.5 लाख से कम अगर सेविंग है आपकी और एम्प्लॉयर के दोनों के पैसे को मिलाकर के, तो जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा उसके ऊपर ब्याज के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक और चीज यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वीपीएफ वाला केस है जिसके अंदर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एक ऐसा केस भी तो है जिसके अंदर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे वीपीएफ। वीपीएफ एक ऐसा केस है जिसमें वॉलंटरी, यानी कि भाई मेरी नौकरी है, मैं चाहता हूं मैं अपने 50,000 रुपए या 80,000 रुपए वीपीएफ में डालूंगा, तो अब जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसके ऊपर ये जरूरी नहीं है कि वो भी 80,000 रुपए जमा करे। पीएफ वाले केस में ऐसा होता है कि ईपीएफ वाले में 12% डिडक्शन आपकी सैलरी से हुआ और कंपनी ने भी 12% डाला। लेकिन वीपीएफ में ऐसा नहीं है, वीपीएफ आप अपनी मर्जी से कटवाते हो। तो जिस केस, जो ये वाला केस था ना जो मैं बता रहा था, यहाँ पर हस्बैंड के जो सैलरी 80,000 रुपए है, तो इसका 9,60,000 रुपए, सॉरी 9,60,000 रुपए जो है जमा हो जाएगा। तो वीपीएफ के केस में क्या लिमिट है, वो है 5 लाख रुपए। वीपीएफ के केस में 5 लाख रुपए, यानी कि अगर आप अपनी मर्जी से पैसा डाल रहे हो अकाउंट के अंदर, आप अपनी मर्जी से पीएफ के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, तो 5 लाख रुपए तक तो कोई भी जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ज्यादा की सेविंग पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे इस केस में 9,60,000 पर 9,60,000 में 5 लाख से ज्यादा लगा लो, 4,60,000 रुपए, 4,60,000 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा ना उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जो शातिर और चालाक लोग थे ना, जो सोचते थे हम तो ब्याज से पैसा कमाएंगे, उनके ऊपर जो है ना लगाम लगाने के लिए ये रूल लाया गया है। क्लियर है। तो जो वीपीएफ है जिसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उस केस में जो इसकी लिमिट है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तक जो आपको ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी अमाउंट, वो जो अमाउंट ज्यादा हुई उस पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। क्लियर है। ये था प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वीपीएफ के बारे में। ये थी आज की कहानी ईपीएफ के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है, तो यार वीडियो पर लाइक ठोक देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे वीपीएफ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।